मेरी मम्मी की मौत हो गई थी और मेरे पापा ने दूसरी औरत के साथ शादी कर लिया था। मेरे घर में दो ही कमरे थे। एक कमरे में मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा सोते थे, जबकि मुझे दूसरे कमरे में भाई के साथ सोना पड़ता था। उस समय मेरी उम्र 12 साल थी और मेरा भाई जवान था। लेकिन मैं जब भी भाई के साथ सोती थी, मुझे हर रात कोई चीज चुभती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पापा से कहती थी तो मुझे गुस्सा करते थे, और फिर एक रात जैसी वह चीज मुझे चुभी तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैं चिल्लाने लगी। लेकिन उसी वक्त मेरा सौतेला भाई मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर मेरे साथ। मेरा नाम मानसी है और मैं एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। मेरा काम होता था पेशेंट को सुई देना और उसकी देखभाल करना। मैं यहाँ पर लगभग 2 साल से काम कर रही थी। इसी नर्सिंग होम में मुझे रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया गया था, और मैं बहुत ही मन लगाकर यहाँ पर यह सब काम कर रही थी। अभी मेरी उम्र 21 साल हो रही थी, लेकिन मेरे साथ बचपन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। बचपन क्या होता है यह तो मैं जानती भी नहीं थी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, उस उम्र में मुझे जिंदगी जीने की काफी संघर्ष करनी पड़ रही थी। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं रात के 8 बजे काम पे आती थी और सुबह 8 बजे घर चली जाती थी। रोज का मेरा यही काम था। लेकिन आज अचानक से नर्सिंग होम में एक ऐसा पेशेंट आया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। उस 25 साल के पेशेंट को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और ऐसा लगा मानो मेरी सांसें थम जाएगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं क्या देख रही हूँ। डर तो मुझे इतना लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से एक मास्क खरीदकर अपने चेहरे को ढक लिया और अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह पेशेंट मुझे ना देखे। वैसे भी इस पेशेंट ने मुझे बहुत ही कम उम्र में देखा था। उस समय मेरी उम्र मात्र 12 साल थी। मैंने वार्ड बॉय से पूछा इसे क्या हुआ है। वार्ड बॉय ने बताया कि वह किसी के साथ मारपीट करते हुए घायल हुआ है, और मैं मन ही मन यही दुआ मांगने लगी कि अब मर जाए। एक नर्स होकर किसी के लिए इस तरह की दुआ मांगना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग का काम ही होता है कि पेशेंट की सेवा करना और उसे पूरी तरह से ठीक करना। लेकिन मुझे इसे देखकर एक जरा हमदर्दी नहीं आ रही थी, और मेरा मन हो रहा था कि यहाँ से तुरंत चला जाए या फिर मर जाए। जब वह नींद में सोता था तब मुझे लगता था कि मैं इसे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दूं कि यह नींद में ही मर जाए। लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती थी। मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही थी। करीब 2 दिन के बाद जब वह पेशेंट थोड़ा ठीक हुआ, तब मुझे बड़ी गौर से देखने लगा। मैंने अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा था। मुझे इस पेशेंट को देखना था, और अगर मैं नहीं देखती तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी। वह पेशेंट हर समय मेरी आंखों घूरता रहता था। चेहरा तो मैं छुपा कर रखे थे, इसलिए वह अब सिर्फ मेरी आंखों को ही देखता था। वह मेरी आंखों की तरफ देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, और मैं बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि मेरी जिंदगी का दर्दनाक सफर इसी के कारण शुरू हुआ था। और अब उसके बाद मैं एक के बाद एक ठोकर खाती रही। अब कुछ दिनों के बाद वो लड़का डिस्चार्ज हो गया, और फिर वह जैसे ही डिस्चार्ज होकर अस्पताल से बाहर निकला, मैं भी एक बुर्का पहनकर उसके पीछा करने लगी। वो कहाँ पर रहता है और किसके साथ रहता है, बल्कि वो लड़का कोई और नहीं, वह मेरा सौतेला भाई था। अब मेरी आंखों के सामने मेरा बचपन का अतीत घूमने लगा था। जब मैं 11 साल की थी तो मेरी मम्मी पापा और मैं एक साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन हमारे पड़ोस में गीता आंटी और उसका 16 साल का बेटा रहने के लिए आया। गीता आंटी विधवा औरत थी। वह अक्सर हमारे घर पर आ जाती थी, और मेरी मम्मी से उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे उस वक्त यह नहीं पता था कि यह औरत और इसका बेटा हम लोगों की जिंदगी को नर्क बना कर रख देगा। उस समय मैं बहुत ही छोटी थी और मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था। एक दिन मेरी माँ को बुखार आ गया और वह बिस्तर पर पड़ गई। पापा ने माँ को बहुत अच्छे तरीके से इलाज करवाया, लेकिन पता नहीं क्यों माँ की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। वह दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। वह बहुत ही कमजोर नजर आने लगी थी। कोई भी दवा असर नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ को क्या हो गया है। मैं और पापा बहुत ही परेशान रहने लगे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मुझे बताया, तुम्हारे पड़ोस की गीता आंटी जो कि तुम्हारी मम्मी से मिलने के लिए आती है, वह अच्छी औरत नहीं है। उस औरत को मैंने तुम्हारे पापा के साथ बहुत बार देखा है। हमें तो लगता है कि वो औरत जब तुम्हारे घर पे आती है तब कुछ न कुछ लेकर आती है, और उसी ने तुम्हारी मम्मी को खाने में कुछ न कुछ मिलाया है, जिस कारण तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। बहुत दिनों पर दिन बीमार होती जा रही है।
मुझे याद आया कि अक्सर गीता आंटी जब भी आती थी, उनके हाथ में कुछ न कुछ खाने का सामान रहता ही था। कभी हम लोगों के लिए खीर बनाकर लाती थी, तो कभी सेवइयां बनाकर लाती थी, और अक्सर वो मम्मी का हेल्प करने के लिए खाना भी बना दिया करती थी। और जब से मम्मी बीमार पड़ी थी, तब से गीता आंटी ही हमारे घर पर आकर हम लोगों के लिए खाना बना देती थी। अब मुझे उस औरत की बातों से शक होने लगा कि अवश्य मेरी मम्मी इसी कारण बीमार रहती है। और फिर अब मैंने गीता आंटी को घर आने के लिए मना कर दिया था, और उनके हाथों से बनाया हुआ पकवान भी खाना बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद मेरी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी, और अब माँ को भी लगने लगा था कि जरूर गीता ही कुछ गड़बड़ करती है। अब मम्मी मेरी पूरी तरह ठीक हो गई थी। कभी कभी मुझे स्कूल से आने में समय गीता आंटी रास्ते में मिल जाती थी, तो मुझसे बातें करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी, क्योंकि क्या पता उस दिल में क्या था। मैं कई बार पापा और उनको बाहर बातें करते हुए देखती थी। अब इस सब कारण से मेरी मम्मी और पापा में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी मम्मी और पापा अब हमेशा झगड़ा क्यों करते हैं। पहले उन दोनों में कितना प्यार हुआ करता था, और अब जब देखो केवल लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती रहती है। अब समय यूं ही बीत रहा था, और फिर अचानक एक दिन मेरी मम्मी की मौत हो गई। उस समय मैं मात्र 12 साल की थी। मेरी माँ की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, पर मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी आखिर उनकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मेरी माँ के करीब नहीं जाने दिया था। मैं बहुत रोई थी, और रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मेरी माँ जो मेरे दिल की बहुत करीब थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। और फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा ने उस गीता आंटी से शादी कर ली, और अब गीता आंटी के साथ साथ उसका 18 साल का बेटा विक्रम भी हम लोगों के साथ आकर रहने लगा। मुझे गीता आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से हमारे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। हमारे घर में बस 2 ही कमरे थे। एक कमरे में मेरे पापा और गीता आंटी सोती थी, और दूसरे कमरे में मैं मेरे साथ मेरा सौतेला भाई सोने के लिए कह दिया गया था, और मेरे साथ ही वह सोने लगा था। उसमें एक नादान बच्ची थी, और मेरा भाई एक जवान लड़का था। मुझे उसके साथ सोने में बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि हमारे घर में और कमरा नहीं था। मजबूरी में मुझे उसके साथ सोना पड़ रहा था। लेकिन कभी कभी वह ऐसी हरकत करता था, उसे देखकर मेरा दम घुटने लगता था। उसकी हरकतें बहुत ही गंदी होती थी। मैंने कई बार अपने पापा को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा गीता आंटी के प्यार में इस कदर पागल थे, उन्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती थी। वह मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा विक्रम भैया रात में बहुत ही जोर जोर से सांस लेते हैं, और मुझे इस कारण बहुत ही डर लगता है। मुझे उनके साथ बिल्कुल नहीं सोना है। तो मेरे पापा इस बात पे मुझे बहुत जोर से डांट देते थे। अब मुझे अपनी मम्मी की याद आने लगी थी। वो मुझे कितने प्यार से रखती थी। जब तक मेरी मम्मी थी, मुझे कभी भी पापा ने नहीं डांटा था, लेकिन अब न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। गीता मम्मी तो बस मुझे डांटती ही रखती थी, और घर का सारा काम करवाती थी, और मुझे कहती रहती थी, घर का काम सीख लो, क्योंकि कल ससुराल में यही काम देगा। क्योंकि आज कल तेरी शादी तो होगी ही। लेकिन एक बात गीता मम्मी की बहुत ही अच्छी थी, उसने आज तक मुझे कभी भी मारा नहीं था। बस वो मुझे केवल कभी डांट देती थी, कभी कभी मुझे अपने पास बुलाकर बैठाती थी और कहती थी, देखो अब मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, और मुझे तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना है। लेकिन मुझे उनसे बहुत ही नफरत थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया था। गीता मम्मी मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजती थी, और कहती थी कि तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छी जगह पर शादी भी नहीं होगी। पर रात को वो मुझसे पढ़ने के बाद घर का काम भी करवाती थी, और हमेशा यही बोलती थी, पहले पढ़ाई करो उसके बाद काम करना। पर मेरे दिल में उनके लिए कभी भी प्यार ना आ सका था, परंतु मैं उनकी बात को माना करती थी, क्योंकि अब वह इस घर में वही थी जो कि मुझे देखती थी। क्योंकि पापा को तो मुझसे अब कोई मतलब ही ना रह गया था। मैं उनकी हर बात सुना करती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने गीता मम्मी को भैया के बारे में बताया। उसने पूछा, भैया तुझे हाथ तो नहीं लगाता? मैंने ना में सर हिलाया। तो उसने कहा, तब कोई बात नहीं है। देखते ही देखते ठंड का महीना आ गया। हमारे घर में एक्स्ट्रा रजाई नहीं थी। मुझे एक ही रजाई में भैया के साथ सोना था, पर मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। जब मैं रात में सोने लगी तो कोई चीज मेरे शरीर में चुभने लगा। मैं काफी घबरा गई, मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। पर मैं नादान, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज मुझे चुभ रही है। मेरा सौतेला भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, मुझे हर वक्त डराता धमकाता रहता था। मम्मी पापा के सामने वो बहुत ही शरीफ बनकर रहता था, लेकिन अकेले वो मुझसे हमेशा डराता धमकाता रहता था।
एक दिन सुबह सुबह जब मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, तब गीता मम्मी ने यह देखा तो मुझसे अलग ले आकर पूछने लगी, क्या बात है, तू ऐसे क्यों चल रही है? मैंने कहा, मेरे पैर और कमरे में बहुत दर्द हो रहा है। इस बात से वह काफी चिंतित हो गई थी और मुझे गले लगा लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह घबरा क्यों रही है। अब तो हर रात जब भी मैं सोती थी तो कभी मेरे कमर में कभी मेरे पेट में वह चीज चुभती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था यह क्या चीज है। उस वक्त मैं काफी घबरा जाती थी और बिल्कुल पसीना पसीना हो जाती थी। सुबह उठती तो मैं घर का सारा दिन घबराई हुई रहती थी। मेरी गीता मम्मी मुझ पर नजर बनाए हुए रखी थी। वो अक्सर मेरी तबीयत के बारे में मुझसे पूछा करती थी। एक दो बार उन्होंने लेडीज डॉक्टर से मेरा चेकअप भी करवाया था। मुझे उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में पापा से कोई बात नहीं की थी। वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछा करती थी कि किसी ने तुझे हाथ तो नहीं लगाया? अगर तुझे किसी दिन ऐसा लगेगा तो बिना घबराए मेरे पास आकर मुझे सारी बातें बताना। लेकिन अब मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और मैं कमजोर होते जा रही थी। मेरे पेट और कमर में हमेशा दर्द रहता था। मैं 13 साल की होने वाली हूँ, पर मेरा चेहरा हर समय खिलने की जगह मुरझाया हुआ रहता था। जब भी रात में सोने का समय होता, डर से मेरा शरीर थरथर कांपने लगता था। मैं बहुत ही घबरा जाती थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा भैया कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहे हैं। विक्रम भैया जिन लोगों से बातें कर रहे थे वो लड़के अच्छे नहीं थे। वह लोग काफी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। शायद उन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। मैं घबराई हुई जल्दी से घर आ गई और घर आकर मैंने गीता मम्मी को सारी बातें बताई। और फिर जैसे ही भैया घर पर आए, मम्मी और पापा ने उन्हें बहुत ही सुनाया। अब तो विक्रम भैया मुझसे इतना गुस्सा हो गए कि वो मुझे बात बात पर धमकाने लगे। अब उनकी नजर में मैं और भी खौफनाक हो गई थी। और आज रात जैसे मैं सोने के लिए आई तो मैंने उन्हें से देखा, उनकी नजर अब कुछ अलग सी लग रही थी। सांसें भी बहुत तेज चल रही थी और अब फिर से मेरे शरीर में कोई चीज चुभ रहा था। और अब वो मुझे धमकाते जा रहे थे कि अपना काम से एक मतलब रखो। मेरे काम में अगर तुमने दखल अंदाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था। लेकिन उस रात के बाद से मैंने भैया की शिकायत करना बंद कर दिया था और अब मैं उनसे दूर दूर ही रहती थी। और वो जब भी मेरी तरफ देखते थे ऐसा लगता था कि मुझे खा जाएंगे। उनके अंदर मुझे एक अलग ही बदलाव नजर आ रही थी। वह बिल्कुल जंगली होता जा रहा था। मेरा भी इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह से इस घर में कब तक टिक पाऊंगी। पर एक रात वह चीज मेरे कमर में फिर से चुभने लगी और इतना अधिक चुभने लगी कि मैं बेचैन हो गई। और फिर अब मैंने सोच लिया कि मैं उस चीज को देखूंगी। आखिर वह क्या चीज है जो कि मुझे इतना परेशान कर रखा है। तो मैं हिम्मत करके उस चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगी। तभी भैया लाल लाल आंखें करके मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरा मुंह दबाकर मुझे धमकाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं चीखने की कोशिश करने लगी पर उसने मेरा मुंह बहुत जोर से दबा कर रखा था। और फिर मेरे ऊपर चढ़कर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी रूह कांप गई। और फिर जब वह सो गया तब मैंने चुपके से उठकर अपना कुछ सामान लिया और दरवाजा खोलकर घर से भाग गई। मैं अपना वह घर छोड़कर भाग गई जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जहां पर मेरे पापा और मम्मी हम खुशी खुशी रहते थे। मैं उस सुरक्षित घर को छोड़कर भाग गई क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं रो रही थी, दौड़ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तभी मुझे ख्याल आया कि पड़ोस के शहर में मेरी विधवा चाची अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। मेरी चाची विधवा थी तो मैंने सोचा शायद वो मुझे अपने पास रख ले। तो मैं दौड़ती भागती गिरती पड़ती किसी तरह से उनके घर पहुंची। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। चाची मुझे देखकर चौंक उठी। मैं चाची के गले लग गई और रोने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था जो भी मेरे साथ हुआ था। पर चाची के घर के हालात देखकर मुझे समझ में आ गया तो वह बहुत ही गरीबी से दिन गुजारती है। चाचा जी की मौत के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, चाची मेरे पापा ढूंढने के लिए आए तो आप उन्हें मत बताना क्योंकि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और फिर मैं चाची के घर पे रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी चाची भी बहुत रोने धोने लगी और कहा कि बेटी मैं तो विधवा हूँ, मैं अपने बच्चों का ही पेट नहीं पाल पाती हूँ, फिर तुझे कैसे पालूंगी? मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो घर वापस चली जा। मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ मेरा सौतेला भाई था। मैंने अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे किसी घर पे काम पर करने के लिए लगवा दो। मैं बहुत मेहनत के साथ काम करूंगी।
मेरे घर कारण आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी चाची ने कहा, तुम तो अभी मात्र 13 साल की हो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई तुझे काम पर रख ले। और फिर मेरी चाची की एक सहेली थी, उसके द्वारा ही मेरी चाची ने मुझे एक डॉक्टर के घर में रखवा दिया। उस डॉक्टर मैडम ने मुझे कहा, तुम अभी मात्र 14 साल की हो, अगर कोई कुछ पूछे तो तुम यह कह देना कि रिश्तेदार हो। उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया और कहा, तुम्हें कम से कम 10वीं तक पढ़ाई करनी ही होगी। उनके घर में मुझे बच्चे संभालने का काम मिला था। उस डॉक्टर मैडम के 2 साल का एक बच्चा था, जिसे कि मैं बहुत ही प्यार से रखती थी। उसने मुझे रहने के लिए कमरा भी दे दिया था और अब मुझे वहां पर रहना, खाना, कपड़ा सब मिल रहा था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कर रही थी और फिर इसी तरह जब 18 साल की मैं हो गई, तब तक उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया। तब एक दिन डॉक्टर मैडम ने मुझे कहा कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, तुम अपना घर चल जा सकती हो। घर का नाम सुनते ही मैं रोने लगी। तो उसने पूछा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरे घर पर हुआ था। उसके बाद उस डॉक्टर मैडम ने मुझे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स के काम में लगवा दिया। इस नर्सिंग होम में मुझे एक रहने के लिए छोटा सा कमरा भी किराए पे मिल गया था। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी और फिर अचानक से मेरा अतीत मेरे सामने आ गया था। आज मैं अपने सौतेले भाई का पीछा करके उस घर तक पहुंच गई और फिर एक कमरे के बालकोनी में जाकर छुप गई। मेरा सौतेला भाई थोड़ी देर घर पे रहा, फिर बाहर कहीं निकल गया। मौका देख मैं कमरे के अंदर, वहां पर मेरी गीता मम्मी और पापा बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गीता मम्मी तुरंत उठकर मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, बेटा तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कितना ढूंढा पर तू हमें नहीं मिली। मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मेरा सौतेला भाई कमरे के अंदर घुस आया था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तू मानसी है ना? वह नर्स जो मुझे अस्पताल में मिली थी, वह तू ही थी ना? अब तो उसके सामने मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके अपने मम्मी पापा से कहा, उस रात भैया की वजह से ही मैं घर से भागी थी, क्योंकि जब मैं भैया एक रजाई में सोते थे तो कोई चीज मुझे चुभती थी। उस रात हिम्मत करके जब मैंने उस चीज को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा तो मेरा दिल दहल उठा था, क्योंकि वह उनकी बंदूक थी। अब मुझे अपने भाई का राज पता चल गया था, इसलिए मेरा सौतेला भाई भी बहुत डर गया और वह मेरे ऊपर चढ़कर मेरा मुंह दबा दिया था और कहा कि मम्मी पापा को इस बारे में बताएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो कि तेरी माँ का किया था। गोली मारकर तेरी जान ले लूंगा। यह सुनकर मेरे पापा उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुमने मेरी पत्नी को मारा था? पर क्यों? मैं तो यही समझता था कि उसे चोरों ने गोली मारी है। उसने कहा, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मारा था, ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर लो। मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी, पर आपने उन्हें ठुकरा दिया था और आप बार बार उन्हें यही समझाते थे कि आप उनसे नहीं बल्कि राधा से प्यार करते हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे पापा मेरी मम्मी से ही प्यार करते थे और उसकी आंटी से प्यार नहीं करते थे। फिर भाई ने कहा, इसलिए मैंने उन्हें मारने के लिए उनके खाने में दवाई मिला दी थी, जिससे वो बीमार हो गई थी। लेकिन फिर इस मान से मेरी माँ का आना जाना बंद कर दिया, जिससे मैं वो दवाई उनके खाने में नहीं मिला सका। उनकी बातें सुनकर अब हम सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। फिर वह बोला, जब मैं खाने में दवाई नहीं मिला सका और मेरा काम नहीं बना, तो एक दिन मौका देके उन्हें गोली मार दी। मैंने ये सब सिर्फ अपनी माँ के लिए किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ बहुत ही अकेली है और वह आपसे दूसरी शादी करना चाहती है। उस वक्त गीता आंटी ने एक जोरदार चाटा मेरे सौतेले भाई को मारा और बोली, मैं तेरी अच्छे से परवरिश ना कर पाई। देख, मानसी एक नर्स बन गई, जबकि उसे घर का आराम तक नसीब नहीं हुआ। और तुझे मैंने किसी चीज की कमी नहीं की, तो तू एक गुंडा बन गया। तू लोगों की जान लेता है और मानसी जान बचाती है। तो अभी के अभी हमारे घर से निकल जा और दोबारा यहाँ पर कभी मत रख कदम मत रखना। और अगर तुझे जरा भी शर्म है तो अपना गुनाह कबूल कर, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरा भाई गुस्से से घर से चला गया, लेकिन अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि शहर छोड़कर कहीं भाग गया। फिर मैं, गीता मम्मी और पापा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मैं गीता मम्मी को हमेशा गलत समझती थी, लेकिन वह एक अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे अच्छे घर में शादी करवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।